Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब कोई अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग ग्रेजुएशन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम देख लिए थे, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख लिए थे और आई होप सब कोई वीडियो को देखे भी होंगे और शेयर भी बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किए होंगे। तो आज हम लोग उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो उसी लाइन स्पेक्ट्रम, बहुत सारे एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम में से एक हाइड्रोजन का हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को अच्छे से स्टडी करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हम लोग के सिलेबस में भी है, ग्रेजुएशन के हम लोग के सिलेबस में भी है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता कैसे है? तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि कैसे किसी एटम का स्पेक्ट्रम हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? एक ट्यूब होगा जिसमें किसी तरह का गैस नहीं होगा, बस जिसका हमको स्पेक्ट्रम स्टडी करना होगा उसी को हम लोग उसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वो एटम क्या, वो जो मॉलिक्यूल है जिसको हम अंदर पुट किए, चाहे N2 हो, O2 हो, H2 हो, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें? एटम्स में। और वो जो एटम्स होगा टूटने के बाद वो क्या होगा, एक्साइटेड एटम्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और हम लोग जानते हैं लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा एक्साइटेड एटम्स का ही होता है, क्योंकि ग्राउंड का तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेक करते हैं ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम चेक करते हैं। ठीक है, तो बस उसी तरह से हम लोग करना है। तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस, its molecule dissociates into hydrogen atoms. An energetically excited hydrogen atom then emits electromagnetic radiation of discrete frequencies. The spectrum obtained consists of a large number of sharp lines, each line corresponding to a particular frequency of light emitted by hydrogen atoms. इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल है। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया, ऑब्वियस सी बात है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, है ना। और एक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, तो सबके पास इनफाइनाइट एनर्जी सेल्स होंगे, तो सारे कोई एनर्जी लूज करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और उसी लूज करने के ड्यूरिंग जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को ऑब्जर्व होगा वो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कराया है। ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, जिसमें ध्यान देना सारा ब्लैक है, क्योंकि हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम में हमेशा बैकग्राउंड ब्लैक रहता है जिसमें कलर्ड लाइंस रहते हैं। और देखो कलर्ड लाइंस कुछ है, ये सारे कलर लाइन क्या है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ये सारे कलर लाइन क्या है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई कैसे समझेंगे कि कितना एनर्जी लेके वो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर एक्साइट किया था। तो हम लोग को उसके लिए हम लोग सीधा सीधे हम लोग कहां जा सकते हैं, बोर्स के पास, क्योंकि बोर एक पोस्टुलेट में हम लोग को अच्छे से बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आता है वो क्या करता है, एक्साइट करता है। और एक्साइट जैसे ही करेगा तो हम लोग एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया है, ध्यान देना, लाइन स्पेक्ट्रम, ये मान लो एक नॉर्मल सा कोई एटम है जिसके पास ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा, है ना। जब तुम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास कर दिए तो अब ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन कहां चल गया होगा, एक्साइटेड स्टेट में। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो यही पे होगा, बट तुम उसको क्या किए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किए। जैसे ही पास किए होगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया होगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर है? अब ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा तो कभी तो वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जैसे ही वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा वो क्या करेगा, एच न्यू, इतने एनर्जी के लाइट को वो क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, या बोल सकते हैं वापस वो इमिट करेगा। कितने एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी के लाइट को वो इमिट करेगा।
तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। यही तो हम लोग डेल्टा ई देखते रहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस तरह से करें तो डेल्टा ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, और हम लोग को पता है बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था, याद करो सब कोई, बोर्स के अकॉर्डिंग एनर्जी जो था E इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, यही था ना। अब चूंकि हाइड्रोजन के केस में Z का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसीलिए इसको 1 ले लेते हैं, और वहां से ये फॉर्मूला आया क्या, अपॉन एन स्क्वायर। तो अब n में दो होगा ना, एनर्जी फाइनल और इनिशियल, तो NF और NI, है ना। ये फाइनल हो गया जिस सेल में फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जहां जिस सेल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। तो डेल्टा E इक्वल टू जस्ट उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए ये वैल्यू आया। ये वैल्यू ध्यान रखना किस में है, जूल में। ये वैल्यू किस में है, जूल में। आई बात समझ में, सिंपल। ये जूल में 2.18 इंटू 10⁻18 1 बाई NI स्क्वायर माइनस 1 बाई NF स्क्वायर जूल, इन जूल में। तो ये आ गया मेरा एनर्जी, कितना एनर्जी का रेडिएशन वो इमिट कर रहा है जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कितने एनर्जी का रेडिएशन वो इमिट कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही होगी बात, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, भाई हमको एनर्जी पता चल गया, और एनर्जी पता जैसे ही चल गया, फ्रीक्वेंसी निकालना तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। प्लैंक्स बोला था E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो सीधा सीधी डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, हम लोग अभी देखे भी ये चीज। और न्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E बाई एच, और डेल्टा E का वैल्यू हम लोग अभी निकाले कितना, ये वाला डेल्टा E का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो डेल्टा E अपॉन एच, डेल्टा E का वैल्यू ये हो गया। अब ध्यान देना, डेल्टा E का वैल्यू ये, और H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। जब इसको कैलकुलेट किया गया, इतना आया, इतना क्या, हर्ट्ज। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी यूनिट किस में होता है, हर्ट्ज में होता है, तो इतना हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। ये मेरा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या आ गया, ये क्या आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्लियर है सबको। तो हम लोग एनर्जी निकाल लिए, कितना एनर्जी का रेडिएशन इमिट हुआ, और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। बट हम लोग को जो मेन आता है ना क्वेश्चन इससे, वो आता है बताओ कितना वेवलेंथ का लाइट ये कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट वेव नंबर। ये वेव नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं वेव नंबर कैसे निकालेंगे किसी भी रेडिएशन का, कि कितना रेडिएशन, कितना वेव नंबर का रेडिएशन वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वेव नंबर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लोग को पता है वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, न्यू अपॉन सी। हम लोग जो पहले लेक्चर्स हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद आ रहा होगा, है ना, उसमें हम सारा चीज बताएं, वेवलेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एनर्जी, वेव नंबर, सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को इस सब में किसी में भी डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले लेक्चर्स में जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चलो वेव नंबर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो वेव नंबर डिनोट किससे करते हैं, न्यू बार से। तो न्यू बार इक्वल टू न्यू अपॉन सी। अब ध्यान से समझना, और न्यू का वैल्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू क्या था, आर एच अपॉन एच, आर एच अपॉन एच 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। अच्छा, आर एच जो है वो रिंडबर्ग कांस्टेंट होता है। आर एच क्या होता है, रिंडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। चलो तो हम बार बार इसको चूंकि लिखे नहीं है, चूंकि हर जगह लास्ट में मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू था भाई, आर एच अपॉन एच, इसका वैल्यू ये था, और सी का वैल्यू ये है। जब कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, क्योंकि अगर हमको किसी का वेवलेंथ निकालना है तो क्या करते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग को अच्छे से पता है ये चीज कि वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लैम्डा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा लैम्डा निकल जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है,
क्लियर है? वेव नंबर हम निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या कर देंगे, उल्टा, क्योंकि वेव नंबर इक्वल टू होता 1/λ। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलो, अगर आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्या निकालने जा रहे हैं? तो नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे वो है, अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ले लें। अब बोलोगे सर अभी तक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चल रहा था, आप अचानक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्यों मूव कर गए भाई? तो देखो, ध्यान से इस चीज को समझना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ना कुछ मिलता जुलता है। बोर का जितना भी काम है सारा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब रहता है ना तो ऑब्वियस सी बात है, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का चक्कर, ना किसी इंटरेक्शन का चक्कर, एकदम बिंदास। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ज्यादातर बोर काम क्या किया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन में। तो इसीलिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज रेफर्स टू दोज व्हिच कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल के जैसे He+, Li2+, C5+, यूरेनियम 91+, etc, ये सारा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। अब इसमें अगर हम लोग को थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका अगर हम लोग को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर अगर ये निकालना है तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई हम लोग को पता है बोर अंकल एक बड़ा जबरदस्त सा फार्मूला हम लोग को दे गए। क्या? अभी थोड़ा देर पहले कहते हैं कि एनर्जी जो होता है -RH Z²/n²। तो जो भी हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू 1 ले लिए थे, पर जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो जो भी एटम रहेगा उसका क्या ले लेंगे, एटॉमिक नंबर। उसका क्या ले लेंगे, एटॉमिक नंबर। और बाकी फार्मूला सब सेम, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? और सारे फार्मूला को मैंने डिराइव करके अच्छे से निकाल दिया। तुमको बेसिकली किताब में शायद डेरिवेशन नहीं मिले, डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, पर मैंने डिराइव करके इसको निकलवा दिया कि कैसे निकलता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सबको क्लियर है? फटाफट कमेंट करना, सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट अगर किसी के मन में, आई होप सबको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, इसी चीज को यहाँ पे दिया, जस्ट Z इज द एटॉमिक नंबर, N1 इज द ग्राउंड स्टेट और बिलोंगिंग टू द सीरीज, N2 इज द एक्साइटेड स्टेट। अब एक चीज, अभी तक तो सर N1 और N2 ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सीरीज क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सीरीज? तो देखो, हाइड्रोजन में जितने भी लाइंस होते हैं ना, जितने भी लाइंस है, वो सारे किसी ना किसी साइंटिस्ट के द्वारा लाए गए हैं। वो सारे एनर्जी लाइंस है। वो सारे क्या है? एनर्जी लाइंस है। और अगर वहां इलेक्ट्रॉन आता है अलग अलग लाइंस में, तो अलग अलग एनर्जी का रेडिएशन इमिट करेगा ना, इसीलिए उन सबको अलग अलग क्या किया गया, साइंटिस्ट के नेम पे उसको डिराइव किया गया। जैसे उसी चीज को यहां पे लिखे हैं, द लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स। मतलब अलग अलग लाइन जो है वो अलग अलग रीजन में पाया जाता है। ठीक है? मतलब मान लो कोई विजिबल लाइट पे रीजन में आ गया, कोई हो सकता है कि भाई अल्ट्रावायलेट में आया, कोई हो सकता है IR में आया, है ना? अलग अलग चूंकि एनर्जी लाइंस है। तो देखो, अगर n इक्वल टू 1 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो उसको वो कौन दिया था? लाइमन। कौन दिया था? लाइमन। तो ये किस बेस पे आता है? लाइमन सीरीज के बेस पे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अगर n इक्वल टू 1 है तो वो किस बेस पे आएगा? लाइमन सीरीज के बेस में। क्लियर? अगर n इक्वल टू 2 है तो उसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। अगर 3 है तो पास्चन सीरीज। अगर 4 है तो ब्रैकेट सीरीज। अगर 5 है तो पीपन सीरीज। अगर 6 है तो हम्फ्री सीरीज। अब ये सीरीज किस बेस पे है? तो बेसिकली मान लो 1 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, पर हो सकता है वो कहां से आ रहा है हमको तो नहीं पता। हो सकता है कोई 6 से आ रहा है, कोई 7 से आ रहा है, कोई 8 से आ रहा है, पर आके रुक कहां रहा है? 1 में ही रुक रहा है। तो अगर ऐसा होता है तभी हम उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर बाल्मर सीरीज है तो n इक्वल्स टू 2 पे ही आके रुकेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आके n इक्वल टू 2 पे रुकता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाल्मर सीरीज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी? क्लियर है ये बात? चलो,
तो अब बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा ये सारा N2 हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट N2 है, और ये सारा N1 हो जाएगा। तो जो सीरीज से बात करेंगे वो N1 वाला बात आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी? फिर से बता रहे, अगर सीरीज से बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो N1 है। क्लियर है? तो इसीलिए बिलोंग्स टू द सीरीज। चलो आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब देखो इसी चीज को, यहां पे अगर लाइमन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना, अगर लाइमन सीरीज है तो वो इसका रीजन क्या होगा? यूवी लाइट, वो अल्ट्रावायलेट रीजन पे होगा। अगर बाल्मर है तो विजिबल लाइट रीजन, पास्चन है तो नियर इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रारेड का बहुत बड़ा रीजन है, इंफ्रारेड का बहुत बड़ा रीजन है, थोड़ा सा छोटा सा रीजन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ठीक ठाक रीजन है, 667 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का रीजन है, वो सेंटीमीटर के आसपास का ये वेब नंबर के बेस पे रीजन है। तो इसीलिए इसका रीजन बहुत बड़ा है। इसीलिए ध्यान से देखो, सब नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है तो अलग अलग रीजन को लेके इस पे रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि भाई अलग अलग सीरीज में अलग अलग N1 N2 का वैल्यू आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं नोट करा रहा हूं, जो हो सकता है तुमको नोट्स में यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए वीडियो जरूर देखना बाबू, क्योंकि हर चीज नोट्स में दे देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्लास के ड्यूरिंग कुछ चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो देखना मस्ट है, उसके बाद नोट्स तुम पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है, पर पहले एक बार वीडियो जरूर गो थ्रू करना। अब देखो एक चीज क्या आता है कि मान लो कभी तुमको बोलेगा ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, बहुत सारा लाइन होगा, ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगे, ठीक है, ये मेरा बहुत सारा लाइंस है। अब मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बिलोंग कर रहा है बाल्मर सीरीज से। इलेक्ट्रॉन कहां से बिलोंग कर रहा है? तो बाल्मर सीरीज। तो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, सो ऑन, यहां n इक्वल्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। हम बोले कि बाल्मर सीरीज के बिलोंग कर रहा है और उसका लास्ट लाइन, बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन, तो दो लाइन बहुत अच्छे से समझना, लास्ट और फर्स्ट। लास्ट लाइन होता है जब हम लोग का इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन उस सीरीज में आ रहा है, ध्यान देना, लास्ट लाइन बिलोंग्स टू n इक्वल टू इंफिनिटी। ध्यान से चीज को सुनना अच्छे से, लास्ट लाइन हमेशा इंफिनिटी से आता है और फर्स्ट लाइन बिलोंग्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बिलोंग्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जैसे बाल्मर के लिए 2 है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 3, सेकेंड एक्साइटेड क्या होगा? 4, थर्ड क्या होगा? 5, इस तरह से। यही अगर तुम्हारा पास्चन रहता तो फर्स्ट एक्साइटेड क्या हो जाता? 4। तो सीरीज टू सीरीज ये वैरी करेगा, तो हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एकदम नहीं बना सकते। हाँ, n और n+1 भी ऐसे कर सकते हैं, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, सिंपल वे में रखना है। तो याद रखना, लास्ट लाइन कोई भी सीरीज हो इंफिनिटी से ही आएगा, और फर्स्ट लाइन कौन सा होगा? जो भी सीरीज है उसका +1, अगर सेकेंड बोला तो +2, थर्ड बोलेगा तो +3, जो भी सीरीज होगा उसका। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी? क्या ये बात सबको समझ में आई? यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो ध्यान सब चीज को, यहां पे तुम अच्छे से तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मेरा ये लाइनमैन है, देखो कभी अलग अलग लाइन से आ रहा है, पर आ कहां रहा है? सब n इक्वल टू 1 पे। देखो अलग अलग से, कोई यहां से आ रहा है, 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 कोई यहां से सब आ रहा है, बट आ कहां रहा है? n इक्वल टू 1 में। उसी तरह अगर n इक्वल टू बाल्मर सीरीज है तो देखो अलग अलग से आएगा, पर आएगा कहां? सेकेंड वाले पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n इक्वल टू 3 वाला अगर हम बात करें पास्चन, तो वो आ कहां रहा है? कहीं से भी आएगा, पर आके रुकेगा कहां? n इक्वल टू 3 में। तो आई होप सबको ये बात समझ में अब आ गया होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यही चीज मैं बोल रहा था कि जैसे एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए बाल्मर के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 है,
ठीक, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवेंथ ये, तो उसी तरह इसके लिए फर्स्ट कौन हो जाएगा, ये। तो ये चीज सबको ध्यान रखना बाबू, लास्ट तो सिंपल इंफिनिटी से ही आएगा पर फर्स्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दैट इज स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या समझते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल लाइन? हम लोग जो डिफरेंट ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आ रहा है, ठीक है, मान लो वो अभी n इक्वल टू 5 में प्रेजेंट है, n इक्वल टू 5 में प्रेजेंट है और उसको आना है n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 में। भाई वो तो बहुत तरीके हो सकते हैं ना उसको आने के, जैसे मान लो कोई लड़का है, वो छत्ता में खड़ा है, थर्ड फ्लोर में वो खड़ा है, उसको नीचे आना है, बहुत सारा तरीका है। कैसे कि भाई छत्ता से डायरेक्ट थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में कूद जाए, अलग बात है पैर हाथ टूटेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। एक तरीका हो सकता है कि थर्ड से पहले सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आए, फर्स्ट से ग्राउंड में आए, ऐसे भी हो सकता है। तो जितना ट्रांजिशन होगा, अलग अलग ट्रांजिशन होगा, ध्यान से सुनना, कोई पर्टिकुलर वन तक ही जाएगा उसके लिए नहीं, जितने अलग अलग ट्रांजिशंस होंगे किसी भी स्पेक्ट्रा के ड्यूरिंग, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ इमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड when an electron jumps from higher energy level to lower energy level is known as spectral line। जैसे ध्यान देना, जैसे मान लो यहां पे एक एग्जांपल है n2 n1 to n2 5, देखो जैसे मेरा 2 3 4 5, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है। अब मान लो कोई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां प्रेजेंट है, n इक्वल टू 5 में, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, n इक्वल टू 5 में, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में कैसे, तो पहले 5 से 4 आएगा, फिर 4 से 3 आएगा, फिर 3 से 2 आएगा। तो कितना ट्रांजिशन हुआ, 1 2 3, मतलब इसके थ्रू 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक, और क्या तरीका है, तो ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 3 आ जाए, फिर 3 से 2 आ जाए। अब ध्यान से इस चीज को समझना, यहां पे कितना स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, एक ही। क्यों सर, यहां पे तो 2 ट्रांजिशन हुआ, इसलिए क्योंकि 3 से जो 2 था ऑलरेडी तुम काउंट कर चुके हो एक बार, ये वापस नहीं करना है। अब एक जो नया ट्रांजिशन सिर्फ एक ही हुआ, चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और कैसे आ सकता है, कुछ और भी सर, हाँ भाई आएगा, एकदम आएगा। भाई मान लो ये पहले यहां से यहां आया और फिर 4 से ये 2 में आ गया, फिर कितना ट्रांजिशन, एक, क्योंकि 5 से 4 वाला ऑलरेडी काउंट यहां हो चुका है, तो बस 4 से 2 एक ट्रांजिशन, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक ट्रांजिशन तो भाई सबको पता होगा कौन वाला, यहां से यहां तक, टोटल 6 ट्रांजिशन हुए। ध्यान देना, देखो है ना भाई, इसी चीज को मैं यहां पे लिख के दिखाया हूं, इसी चीज को मैं यहां पे लिख के दिखाया हूं। अगर कुछ गड़बड़ हो तो यहां ट्रांजिशन है, यहां ट्रांजिशन है और इसका वैल्यू यहां पे लिखा है, तुम आराम से, तुमको चीज समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब ये तो भाई ट्रांजिशन ठीक है 5 से 2 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांजिशन तो 5 से 2 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही ट्रांजिशन थोड़ा और बड़ा हो जाए, मान लो 90 95 से 2 या 3 में है, तो सर इतना कहां से निकालेंगे, कहां से इतना निकालेंगे, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इस फॉर्मूला के हेल्प से। लाजवाब फॉर्मूला है भाई, गजब का फॉर्मूला है। N2 कौन वाला, जहां से आ रहा है, N1 कहां, जहां पे आ रहा है, अभी वही वाला N2 एक्साइटेड सेट, N1 बिलोंग्स टू अ सीरीज। ठीक, अब जैसे इसी को थोड़ा सा सर प्रूव कर दीजिए, हमको इसी को प्रूव कर दीजिए। ठीक है बाबू, देखो N2 क्या है तुम्हारा 5 माइनस N1 क्या है 2, फिर N2 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला पे कर रहे हैं, ऐसे निकाल के दिखा दिए हैं, आप फॉर्मूला पे कर रहे हैं, तो 5 माइनस 2 3 इंटू 4 अपॉन 2,
इससे भी 6 लाइन, मतलब फॉर्मूला एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फॉर्मूला मस्त दौड़ेगा। ठीक है, सबको निकाल सकते हैं। इससे जेई नीट में बहुत भर भर के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक आई होप सबको स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना सीख गया, सब कोई निकाल लोगे आराम से। चलो तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक का, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है लिमिटेशन इसका? तो सबसे पहला तो सबको पता है क्या, कि भाई बोर जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं किया, सारा काम उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। उसके बाद ये जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं ना, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है। अब बोले सर स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखें? तो मैग्नेटिक फील्ड पहले प्लेस किया था, उसके बाद उसका स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व किया था। मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हम प्लेस कर दिया और उसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट को रख के हम उसका स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व करते हैं। तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब स्पेक्ट्रल लाइन को प्लेस किया तो जो तुम्हारा एक लाइन ऐसे आना चाहिए वो क्या करता है, फाइन लाइंस में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। सेम चीज ऑब्जर्व होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी स्प्लिट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट। ध्यान से समझना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमैन इफेक्ट और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। ये आता है अक्सर एक नंबर में आता है। उसके बाद बोर कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि क्यों इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहता है। बोर कहीं पे भी अपने ये में एक्सप्लेन इस चीज को नहीं कर पाया। ठीक है, और क्या है कि भाई चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पे सारा काम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री से कुछ बोर को कुछ पता ही नहीं चला कि क्यों होता है भाई H2O का मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्यों होता है, शेप क्यों होता है, क्यों एमोनिया का पिरामिडल शेप होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, कोई रिपल्सन नहीं। VSEPR के लिए कम से कम रिपल्सन तो होना चाहिए ना। अब एक इलेक्ट्रॉन में बेचारा क्या ही रिपल्सन करेगा, इसीलिए कुछ भी रिपल्सन वगैरह ना इंटरेक्शन हुआ ना रिपल्सन हुआ, इसीलिए बोर इस चीज को भी फेल हो गया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग देखें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा एनालिसिस, पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग पूरे ग्रेजुएशन को कोर्स को कवर कर रहे हैं। BBMQ, VBU, अदर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सारे जहां पे भी जो यूनिवर्सिटीज है सबके ग्रेजुएशन कोर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज सब कोई ज्यादा से ज्यादा जुड़े और भी जितना आप लोग देखोगे, जितना आप लोग इसको शेयर करोगे, जितने लाइक्स दोगे, मेरे को भी एनर्जी इसी से आता है। तो चलिए, थैंक यू। तब तक के लिए सबको अच्छे से क्लास वगैरह कंटिन्यू रखिए। चलिए, जय हिंद।